नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बीबीडीआर ग्रुप में। और जिसका डर था देखिए वही हो गया। टेंशन जो बढ़नी थी वो बढ़ गई। ऐसा लग रहा था कि शायद ईरान रिप्लाई नहीं करेगा, लेकिन ईरान ने देखिए अटैक कर दिया है इज़राइल पर। और ये सिर्फ उनका कहना है कि उन्होंने बदला लिया है किसका, जो उन्होंने जो जो हिजबुल्लाह का चीफ है उसकी, नसरुल्लाह की जो मौत के घाट उतारा था इज़राइल ने, उसका बदला है। और उसकी वजह से टेंशन पूरी तरह से बढ़ती हुई नज़र आ रही है, और जिसका असर हो सकता है कि कल भी आपको मार्केट पे देखने को मिले। तो आप देख सकते हैं इज़राइल हिजबुल्लाह ईरान टकराव, पश्चिम एशिया संकट। तो लाइव अपडेट है, आपको बता देता हूँ अभी तरोताज़ा क्या ताज़ा हाल चल रहा है। देखिए ईरान इज़राइल इजरायली सेना के मुताबिक कुछ समय पहले ईरान से इजराइल की ओर मिसाइलें दागी गई थी। इजरायली नागरिकों को सतर्क रहने और होम फ्रंट कमांड के निर्देशों का ठीक से पालन करने का निर्देश दिया गया है। तो देखिए यहाँ से क्या हो गया है कि पूरी तरह से चीज़ें गर्मा गई हैं, और जिसका असर कल हो सकता है आपको बिल्कुल देखने को मिले मार्केट पर। मैं सारी चीज़ें बताऊंगा आपको बताऊंगा कि क्या अभी करंट यूएस मार्केट और बाकी की मार्केट किस तरह से अभी ट्रेड करती हुई नज़र आ रही हैं। तो पूरा अंत तक बने रहिएगा वीडियो में, क्योंकि एक भी न्यूज़ मिस होती है तो फिर आप एक ट्रेड को लॉस में भी बदल सकते हैं। तो यहाँ पर इजरायली सेना पूरी तरह से अलर्ट पे आ गई है, क्योंकि मिसाइलें दागी गई थी किसकी, ईरान की ओर से, किस पर, इजराइल पर। और इजरायली नागरिकों को सतर्क रहने के लिए निर्देश दे दिया गया है। तो अभी लाइव अपडेट क्या है आप देख सकते हैं। यहाँ पर तेल की कीमतों में उछाल आ गया है, वो भी आपको सब चीज़ें दिखाऊंगा मैं, आपका कमोडिटी मार्केट का सारा दिखाऊंगा। तो पश्चिम एशिया के बढ़ते तनाव के बीच तेल की कीमतों में फिर से उछाल आया है। तेल की कीमतें $76 प्रति बैरल पहुंच गई हैं, जो $74.04 पर थी। अमेरिकी बेंचमार्क क्रूड के दाम इस सप्ताह लगभग 3% की ऊपर से चल रहे हैं। तो वहीं पे अगर आप देखेंगे तो इजराइल के सैन्य प्रमुख ने ईरान को चेतावनी भी दी है, जो उन्होंने हमला किया है इजराइल पर, ईरान ने, और उसके अगेंस्ट में, उसके बदले में दूसरी तरफ से इजराइल की तरफ से ईरान को भी चेतावनी दे दी गई है। क्योंकि ईरान तो इजराइल भी चुप बैठने वालों में से नहीं है, तो उन्होंने चेतावनी दे दी है। तो सैन्य प्रमुख हर्जी हलेवी ने ईरान को चेतावनी दी थी। उन्होंने कहा कि हमारे पास पश्चिम एशिया में किसी भी बिंदु तक पहुंचने और हमला करने की क्षमता है। हमारे दुश्मनों में से जो भी हम तक ये नहीं समझ पाए हैं, वे जल्द ही इसे समझ जाएंगे, हम जवाब देंगे। मतलब कहानी यहाँ पर रुकने वाली नहीं है, मामला और भी आगे तक जाएगा। क्योंकि इजराइल, मैं फिर बोल रहा हूँ कि इजराइल मानने वालों में से नहीं है, और वो रिटेलिएट करेगा। अब दूसरी बात क्या है कि फ्रांस ने इस खतरे को देखते हुए फ्रांस ने अपने नागरिकों से बोल दिया है कि वो ईरान को छोड़ दें। ईरान में फ्रांस के दूतावास ने कहा कि पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के कारण अंतर्राष्ट्रीय हवाई यातायात पुनः शुरू होने पर देश में स्थायी निवासी फ्रांसीसी नागरिकों को अस्थायी रूप से ईरान छोड़ देना चाहिए, क्योंकि संकट बढ़ा है वहाँ पर। ईरान की यात्रा पर आए फ्रांसीसी नागरिकों में से तत्काल देश छोड़ने के लिए कहा गया है। तो एडवाइजरी देखिए जारी कर दी गई है फ्रांस ने, और ईरान को छोड़ने के लिए बोल दिया है। मतलब ये कुछ ना कुछ इनपुट होगा और तनाव बढ़ने को देखते हुए मिलेगा। वहीं पे आप देखेंगे सीरिया में इजरायली हमलों में 3 की मौत हो गई है। तो सीरिया की राजधानी दमिश्क में इजरायली हवाई हमलों में 3 लोगों की मौत हो गई। सीरिया की सरकारी समाचार एजेंसी साना के मुताबिक दमिश्क पर कथित इजरायली हमले में 3 लोग मारे गए और 3 अन्य घायल हो गए। ये हमला सीरिया की राजधानी के मेजे ज़िले में एक अपार्टमेंट पर हुआ।
तो सीरिया में 3 लोगों की मौत हो गई है, 3 घायल हो गए हैं। तो यहाँ से भी तनाव देखिए पूरा देखने को मिल रहा है। वहीं पे संयुक्त राष्ट्र में क्या चल रहा है, संयुक्त राष्ट्र में यूएस की राजदूत ने ईरान पर प्रतिबंध लगाने की मांग कर दी है। किसने? ईरान पर प्रतिबंध लगाने की यूएस के राजदूत ने क्या कर दी है, मांग कर दी है। संयुक्त राष्ट्र में अमेरिकी राजदूत लिंडा थॉमस ग्रीनफील्ड ने सुरक्षा परिषद के सदस्यों से ईरान की निंदा करने और उस पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है। टाइम्स ऑफ इजराइल के मुताबिक थॉमस ग्रीनफील्ड ने कहा कि ये परिषद के लिए एक स्वर में बोलने और ईरान द्वारा दूसरे सदस्य देश पर तो आप देख सकते हैं पूरी तरह से बिना उकसावे के लिए किए गए निंदा करने का समय है। लगभग 1 साल पहले किए गए हमास के भयानक हमले के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका ने ईरान को एक स्पष्ट संदेश भेजा था, स्थिति का ऐसे तरीके से फ़ायदा न उठाएं जिससे क्षेत्र को व्यापक युद्ध में धकेलने का जोखिम हो। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर संयुक्त राष्ट्र ने भी यूएस के राजदूत ने क्या किया, प्रतिबंध लगाने की मांग कर दी है। और वहीं पे आगे देखेंगे कि हिजबुल्लाह का दावा 3 इजरायली टैंक नष्ट किए। ये दावा है किसका? हिजबुल्लाह का, हिजबुल्लाह ग्रुप का। हमास वगैरह ये सब ईरान जिसको सपोर्ट कर रहा है, तो उनका दावा है कि उसने इजरायली टैंक को नष्ट कर दिया है। हिजबुल्लाह ने कहा कि उसने लेबनान के सीमावर्ती गांव की ओर बढ़ते हुए 3 इजरायली टैंकों को नष्ट कर दिया। AFP के मुताबिक हिजबुल्लाह का कहना है कि उसने 3 मरकबा टैंकों को रॉकेटों से नष्ट कर दिया जब वे मारून अल रास गांव की ओर बढ़ रहे थे। तो यानी कि टेंशन पूरी तरह से बनी हुई है। वहीं पे अगर आप देखेंगे संयुक्त राष्ट्र मिशन से वापस नहीं आएंगे इटली के सैनिक। इटली के विदेश मंत्री एंटोनियो तजानी ने कहा कि सरकार संयुक्त राष्ट्र मिशन से सैनिकों को वापस नहीं बुलाएगी। हमने सभी संभावनाओं का आकलन किया है और UNIFIL से इतालवी दल को वापस बुलाने का निर्णय कोई नहीं किया गया है। और ब्रिटेन ने देखिए इजराइल की मदद। ब्रिटेन ने कहा इजराइल ईरान हमले के बीच ब्रिटेन ने इजराइल की मदद की। उसने 2 लड़ाकू विमानों और एक टैंकर ने पश्चिम एशिया में संघर्ष को बढ़ने से रोकने के प्रयासों में भूमिका निभाई। इससे इजराइल की सुरक्षा के लिए ब्रिटेन की अटूट प्रतिबद्धता का प्रदर्शन हुआ। यानी कि यहाँ पर देखिए ब्रिटेन भी एक तरह से कूद गया है और उसने इजराइल की मदद की है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, और देश भी शामिल होने लगे। यहाँ पे अमेरिका तो पहले से ही बैकग्राउंड से पीछे से आग लगाता रहता है। तो यहाँ पर देखिए क्या है, यहाँ ब्रिटेन, अमेरिका तो ये सब शामिल है ही हैं। वहीं पे दक्षिणी लेबनान में 7 इजरायली सैनिकों की भी मौत हो गई है, ये सुनने में आ रहा है। सूत्रों के मुताबिक आप देख सकते हैं हिजबुल्लाह के खिलाफ चल रहे संघर्ष के दौरान दक्षिणी लेबनान में 7 इजरायली सैनिकों की मौत हो गई। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल के अब तक 8 सैनिकों की मौत हो चुकी है। IDF ने बताया कि कैप्टन ईटन ओस्टर, कैप्टन हरल इंटीगर यहालोम कॉम्बैट इंजीनियरिंग यूनिट के 23 वर्षीय कैप्टन इताई एरियल ग्यास, सार्जेंट प्रथम श्रेणी नोआम बार्जिले एगोज कमांडो यूनिट के 21 वर्षीय सार्जेंट और मतजूर किरियत अत्ता से एगोड कमांडो यूनिट के 21। तो ये सब जो हैं उसमें क्या हुआ, इन लोगों की मौत हो गई, इन सैनिकों की मौत हो गई है। तो इजराइल तो और ज़्यादा गुस्से में आ गया है क्योंकि उसके 7 सैनिकों की मौत हो गई है। तो देखिए अब ये इधर से इजराइल बख्शेगा नहीं, इजराइल कभी भी चुप नहीं बैठता है, उस पर जो हमला करता है उसको बड़ा सबक सिखाकर ही रहता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरी तरह से तनाव का माहौल बढ़ चुका है। तो अब देख लेते हैं कि करंट मूड और माहौल क्या चल रहा है मार्केट का, जिससे कि हमें कल के लिए एक आइडिया लग जाएगा। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, फिर से बोल रहा हूँ आपको, जिससे कि आपको तरोताज़ा बिल्कुल आप अगर अपडेट रहेंगे तो फिर मार्केट में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है।
यहाँ पर कि 25,796 पे क्लोजिंग दी थी 13 पॉइंट की गिरावट के साथ में। और अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर प्रीवियस क्लोज कितना था, 25,810 का था परसों को, क्योंकि कल तो छुट्टी, आज तो छुट्टी है। कल जो क्लोजिंग दिया मार्केट ने 25,810 का क्लोज था, ओपन हुआ था 25,788 पर, क्योंकि ये कुछ सेबी की तरफ से सर्कुलर आए हैं जिसकी वजह से क्या है, प्रेशर बढ़ता आ रहा है। ऑप्शन ट्रेडिंग में थोड़ी दिक्कतें आ गई हैं, क्योंकि जो प्रीमियम है वो बढ़ा दिए गए हैं। प्रीमियम नहीं बढ़ाएं, कुछ ज़्यादा पैसों की ज़रूरत पड़ेगी अगर आप ऑप्शन में ट्रेडिंग करना चाहते हो। वो नेगेटिव न्यूज़ थी। ऊपर से इजराइल और ईरान का तो चल ही रहा है। तो यहाँ पर क्या है, गैप डाउन हुआ था और 25,788 पर ओपन हुआ था। 25,739 का लो लगाया, 25,907 तक इसने हाई भी लगाया था। तो यानी कि आप देख सकते हैं कि मार्केट ने ऊपर जाने की तो कोशिश की थी, लेकिन फिर भी टिक नहीं पाया है। उसका भी मैंने आपको बता दिया था, क्योंकि बॉन्ड मार्केट और जो डॉलर इंडेक्स था वो काफ़ी तेज़ी पकड़ने की कोशिश कर रहा था। और मैंने आपको बताया कि जब भी डॉलर मार्केट और अब जो बॉन्ड मार्केट है वो तेज़ी पकड़े तो समझ जाइए कि मार्केट में अब सेल ऑन राइज होने वाला है। तो ये मैंने आपको क्लियर कर दी थी। अब कल क्या हो सकता है वो देख सकते हैं। यहाँ पे अगर देखेंगे तो 25,796 यानी कि 25,800 के नीचे क्लोजिंग दी है। और मैंने आपको लेवल बताया कि 25,000, क्या बताया मैंने, 25,500 ये सपोर्ट है और 25,750 ये मैंने लेवल्स आपको बताए थे। और अभी तो खैर 25,800 भी अच्छा सपोर्ट था, लेकिन 25,750 के नीचे भी मार्केट गया था। अब देखते हैं कि कल कैसे मार्केट रिएक्ट करेगा। तो यहाँ देख सकते हैं 25,796 पे क्लोजिंग दी है। वहीं पे डाउ जोन्स को अगर आप देखेंगे तो फ्लैट ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा था अभी तक। और नैस्डैक में देखिए हल्की फुल्की तेज़ी देखने को भी मिल रही है। अब हमारे फ्यूचर्स क्या कह रहे हैं, कल कितने पे बंद हुए थे, 26,098 पे, और गिफ्ट निफ्टी 26,030 पर। तो अगर इसी के हिसाब से अगर गिफ्ट निफ्टी सेम लेवल्स पे ओपन होता है तो कल हम गैप अप खुलेंगे। लेकिन अभी मूड और माहौल दूसरा चल रहा है, तो कुछ भी नहीं कहा जा सकता कि इसके हिसाब से ओपन होगा या नहीं होगा। फ़िलहाल इसके हिसाब से देखा जाए तो हम लोग गैप डाउन है। लगभग कितना है, 25,800 और ये 26 चल रहा है, तो 200 पॉइंट का डिफरेंस यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो कल गैप डाउन अगर होता है तो फिर वही होगा कि ऊपर से सेल ऑन राइज की स्थिति बन सकती है। उसके कारण मैं बताऊंगा। तो अब यहाँ पे देखिए उसके सारे पैरामीटर्स बताऊंगा क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पे कि गोल्ड में जो कमोडिटी है, गोल्ड में हल्की फुल्की गिरावट, 0.5% से ज़्यादा की गिरावट देखने को मिल रही है। सिल्वर में तेज़ी है, कॉपर में तेज़ी है। वहीं पे क्रूड ऑयल देखिए 67, 68 से 70 पे आ चुका है। ब्रेंट ऑयल देखिए 74 पे आ चुका है। नेचुरल गैस में भी तेज़ी है। तो यहाँ से देखिए हमें कोई भी बड़ी संकेत देखने को नहीं मिल रहे हैं, क्योंकि क्रूड ऑयल में तेज़ी आ गई। क्रूड ऑयल में तेज़ी का कारण आपको पता ही है कि इजराइल और उसका हिजबुल्लाह का जो हमला चल रहा है उसकी वजह से तेलों में कीमत तो बढ़नी ही थी। हालांकि मार्केट के लिए नेगेटिव है, लेकिन फिर भी $70 के आसपास है। अगर ये मामला हल्का फुल्का शांत होता हुआ दिखाई देता है तो डॉलर फिर से नीचे आ सकता है। लेकिन डॉलर में देखेंगे तो तेज़ी फिर से आ गई है। डॉलर 84 के पास पहुंच गया है। नेगेटिव न्यूज़ है। फॉरेक्स घटते हुए नज़र आ सकते हैं। अगले हफ्ते हमारी जो रिपोर्ट आएगी तो फॉरेक्स जब घटते हुए नज़र आएंगे तो मार्केट भी फिर नीचे आने की कोशिश करेगा। तो आप देख सकते हैं कि डॉलर बढ़ रहा है, तो यानी कि हमारा रुपया कमज़ोर हो रहा है। वहीं पे क्रिप्टो करेंसी देखिए काफ़ी नीचे चली गई थी, लेकिन अब रिकवर करने की कोशिश कर रही है। आप देख सकते हैं पहले 60,000 के आसपास पहुंच गया था बिटकॉइन वगैरह, इनमें बड़ी तेज़ी थी, लेकिन अब मार्केट रिकवर करने की भी कोशिश कर रही है। वहीं पे बॉन्ड मार्केट देखिए, मैं आपको इसलिए बोल रहा था कि सेल ऑन राइज की हो सकता है कि बॉन्ड मार्केट में सभी में US 10 ईयर, 30 ईयर, 2 ईयर और इंडिया का 10 ईयर देख लीजिए। तो इसमें क्या है, 10 ईयर में देख लीजिए क्या है, तेज़ी है। तो ये क्या है, नेगेटिव है। तो जब भी बॉन्ड मार्केट और डॉलर तेज़ी में होता है तो इक्विटी मार्केट के लिए नेगेटिव होता है, क्योंकि क्या होता है फिर गिरावट देखने को मिलती है। अब देखिए डॉलर इंडेक्स में भी तेज़ी आ गई है। हम कहाँ की बात कर रहे थे, हम पिछले 2 दिन पहले हम कहाँ पे बात कर रहे थे, डॉलर इंडेक्स की हम बात कर रहे थे
5 के आसपास में ये ट्रेड कर रहा था। अब देखिए बिल्कुल पूरा क्या है, इसमें लगभग एक डॉलर की बढ़ोतरी आ चुकी है, 101 के ऊपर जा चुका है। तो जाहिर सी बात है कि ये नेगेटिव है मार्केट के लिए। वहीं पे अगर आप देखेंगे तो ये देख लीजिए आप FII DII को, तो DII तो ख़रीदारी करके गए एज़ यूजुअल, लेकिन जो FII है वो बिकवाली करके गए, यानी कि जितनी ख़रीदारी उन्होंने करी थी वो सब उन्होंने अपनी कैश कर ली है, बिकवाली करके अपना पैसा बाहर निकाल लिया है। लेकिन दोनों का नेट निकालेंगे तो क्या होगा, लगभग 900 850 900 करोड़ का आप देखेंगे, 850 900 करोड़ की क्या हो रही है, सेलिंग निकल के आ रही है यहाँ पर FII DII की। तो यहाँ से भी नेगेटिव न्यूज़ है। अगर कल FII DII बाइंग कर लेते हैं, डॉलर इंडेक्स में गिरावट आ जाती है, बॉन्ड मार्केट में गिरावट आती है, तभी हमारा मार्केट रिबाउंड कर सकता है। तो यहाँ से आप पूरी तरह से देखेंगे तो क्या है मार्केट के लिए, अभी तक तो कोई पॉजिटिव न्यूज़ देखने को नहीं मिली है। प्रेशर में रह सकता है, गैप अप होगा तो सेल ऑन राइज भी हो सकता है। अगर जो डॉलर इंडेक्स है, बॉन्ड मार्केट है, इसमें गिरावट आ जाती है तो हम बाउंस बैक करेंगे, और अगर FII DII की बाइंग पॉजिटिव हो जाती है तब हम मार्केट में ग्रीन हो सकते हैं। तो FII DII का तो हमें बाद में पता चलता है जब मार्केट क्लोज हो जाती है, लेकिन डॉलर इंडेक्स और बॉन्ड मार्केट ये हम लाइव मार्केट में भी चेक कर सकते हैं। यहाँ से आप पता कर लीजिएगा, दिन के जब ट्रेड कर रहे हो, दिन के टाइम मार्केट ओपन हो, आपको आइडिया लगता रहेगा, उसी के हिसाब से पोजीशन अपनी कट करिएगा या बनाइएगा। अब बात करते हैं 5 स्टॉक्स की, टाटा पावर की। टाटा पावर देखिए ऊपर के लेवल पे बना हुआ है, और अभी देखिए ऊपर के लेवल पे सस्टेन करने की भी कोशिश कर रहा है, लेकिन जैसे ही इसमें ब्रेकआउट हुआ मार्केट में गिरावट आने लगी, लेकिन अभी भी कोशिश कर रहा है ऊपर जाने की। आप देख सकते हैं यहाँ पे 481 पे क्लोजिंग दी है, लगभग ₹1.35 की गिरावट के साथ में। 491 का हाई भी लगाया था इसने परसों, और लो लगाया था 479 का। तो स्टॉक नीचे गिरने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है, और लाइफ टाइम हाई से ज़्यादा दूर नहीं है, ₹13 मात्र आप देख सकते हैं, क्योंकि दूर है, क्योंकि 494 इसका लाइफ टाइम हाई है। और आप चार्ट को देखेंगे तो देखिए जो ब्रेकआउट के ऊपर ही सस्टेन कर रहा है, और अभी क्या है कंसोलिडेट करता हुआ नज़र आ रहा है, ये देख सकते हैं 2 कैंडल के ज़रिए। क्योंकि मार्केट में गिरावट देखने को मिल रही है। तो स्टॉक बहुत ही शानदार है, अगर हल्की सी भी मार्केट में तेज़ी आती है तो ये तेज़ी करता हुआ नज़र आएगा। तो इसीलिए स्टॉक बहुत अच्छा है। शॉर्ट टर्म टारगेट मेरे इसके कितने हैं, 530 के हैं, 530 से लेके 550 की हैं। तो मैंने आपको 510 पे गया था, तब भी 410 पे गया था, तब ये मैंने बोला था ख़रीदारी करने का, इससे अच्छा मौका नहीं हो सकता है। तो स्टॉक में अगर ख़रीदारी पोजीशन बना रखी है तो बने रहे 550 के टारगेट के लिए। मिश्र धातु निगम लिमिटेड को देख लेते हैं, 393 पे आ गया है, 400 के नीचे आ चुका है, और प्रीवियस क्लोज था 405 का, लो लगाया 391 का, 407 का हाई भी लगाया है। मार्केट में प्रेशर आया, इसी वजह से इसमें भी बिकवाली आई, और मैं वैसे भी इसको वेट कर रहा हूँ, कैसे भी 350 के लेवल पे आएगा तब हम एक ख़रीदारी करके जाएंगे, क्योंकि इसके जो लेवल्स आप देख सकते हैं, ये देखिए 350 के आसपास के लेवल हैं। यहाँ से ये फिर एक बड़ी तेज़ी पकड़ता हुआ नज़र आता है। तो लगभग ये लेवल भी अच्छा है ख़रीदारी करने का, यहाँ से भी आप 40-60 वाले फॉर्मूले से ख़रीदारी करके जा सकते हैं। 547 का इसका लाइफ टाइम हाई है, वीक 52 हाई अगर आप देखेंगे तो 540 पे भी गया था ये, उस 540 के बाद में यहाँ तक आया, इसका रिज़ल्ट ख़राब आया था, गिरावट के बाद में यहाँ पर आपको मिल रहा है। तो बहुत अच्छा लेवल है ख़रीदारी का, एक लंबे नज़रिए के साथ में लगभग 3-4 महीने के साथ ख़रीदारी करके बैठिए, आपको 100, 150, 200 रुपये के आपको प्रॉफिट इसमें देखने को मिल सकता है। बात करते हैं IRFC में देखिए वही टाटा पावर जैसा हाल हो चुका है, स्टॉक में कोई कमी नहीं है, दिग्गज शेयर है IRFC का, क्योंकि पूरे इंडियन रेलवे को फंड सप्लाई करता है। और अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो 158 का हाई भी लगाया, और इसके बाद में लो लगाया 155 का, इसके बाद में इसका 229 का लाइफ टाइम हाई है। तो देखिए ऊपर का जो रिस्क रिवार्ड रेशियो है बहुत ही अच्छा है, काफ़ी अच्छा ऊपर का हमारे पास में मौका है। पोजीशन को 40-60 की रेशियो
से पोजीशन खरीदारी करके जा सकते हैं। एक लास्ट लेवल और है जहाँ पर अगर 140 और 150 के बीच में मिलता है तो भी आप खरीदारी करके जा सकते हैं। यहाँ से भी कोई बुराई नहीं है खरीदारी करने में, क्योंकि मार्केट आपको कोई भी शेयर आपको ये नहीं बोलेगा कि ये स्टॉक आप खरीदारी कर लीजिए या फिर बिग वाली कर लीजिए। ये हमें सिर्फ अपने हिसाब से ही लगाना पड़ेगा, क्योंकि जो तेज़ी आई थी वो कहाँ से आई थी, 140 से लेके 150 के बीच में ही ये काफ़ी दिन सस्टेन किया था। आप देख सकते हैं यहाँ पर कितना लंबा ये गैप है यहाँ पर, और काफ़ी दिनों तक यहीं पर ये कंसोलिडेट करता हुआ नज़र आया। तो इसीलिए स्टॉक शानदार है, स्टॉक ऊपर ही जाना है। थोड़ी बहुत गिरावट मिलती है तो वो एक अलग बात है, मेरे हिसाब से बाउंस बैक करना चाहिए। लेकिन जब भी खरीदारी करें 40-60 वाले फार्मूले से ही खरीदारी करके जाएं। आरबीएल बैंक अपने देखिए वीक 52 लो के आसपास में बैठा हुआ है, और वीक 52 लो कितना है इसका, 202 का है। तो इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि अभी मैंने आपको लेवल्स भी बताए थे कि 190 के आसपास मिले या 180 के आसपास मिले तब खरीदारी करिए, या फिर 231 के ऊपर वीकली क्लोजिंग दे दे तो खरीदारी कर लीजिए आप बिंदास होकर 270 के टारगेट के लिए और 290 के टारगेट के लिए। क्योंकि अभी क्या है, अभी नीचे की रेंज तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है कि 2 बार हो चुका है। 203 का पहले इसने वीक 52 लगाया, उसके बाद में अब 202 पे आ गया। तो अभी क्या कर रहा है, ये अपने वीक 52 लोज को तोड़ता हुआ नज़र आ रहा है, यानी कि ये स्टॉक अब नेगेटिव होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो हमें वेट करना है कहाँ का, हमें वेट करना है इस लेवल का, हमें वेट करना है इस लेवल का, यानी 180 और 190 का, जहाँ से इसने तेज़ी पकड़ी थी। इसीलिए थोड़ा सा वेट और करिए, आपको कोई ना कोई मूव ऐसा मिल जाएगा जहाँ से आप खरीद एक सही लेवल आपको देखने को मिलेगा, जिससे कि आप बड़े प्रॉफिट में अपने ट्रेड को बदल पाएँ। PIGL की बात कर लेते हैं। देखिए इसको मैं बोल रहा था कि नीचे आना चाहिए, लेकिन ये नीचे अभी भी नहीं आया। अब इसमें 2 दिन से लगातार 5% की तेज़ी देखने को मिल रही है, और अब जो उम्मीद की थी मार्केट नीचे जा रहा है, लेकिन इसमें तेज़ी आ रही है। 192 का हाई है, और अभी देखिए 189 पे फिर से आ चुका है। 160-65 के पास में जाके 160 और के करीब ये गया था, और उसके बाद में फिर से इसने यहाँ से बाउंस बैक कर दिया है। और देखिए इसका जो ट्रैक रिकॉर्ड अगर आप देखेंगे तो ट्रैक रिकॉर्ड आप देख लीजिए, ये जितना ऊपर जाता है, ये जितना ऊपर जाता है, ये देखिए यहाँ उतना ही नीचे आता है, जितना ऊपर जाता है उतना ही नीचे आता है। फिर देखिए ये देखिए यहाँ देखिए, अभी क्या है, इसने तेज़ी बड़ी पकड़ी है तो नीचे आने में थोड़ा टाइम लगाएगा। इतना ऊपर गया है तो ये धीरे धीरे करके ट्रैप करेगा लोगों को। देखिए ऊपर से क्या हुआ, इसलिए पहले ऊपर गया, फिर नीचे आया, और इसके बाद में फिर तेज़ी पकड़ी, फिर रेड हुआ, और इसके बाद में फिर नीचे आया। नीचे आने के बाद में फिर इसने तेज़ी पकड़ ली है। तो इसको ओवरऑल देखिए क्या है, इसका ट्रेंड क्या आ रहा है, इस तरह से आ रहा है। तो यानी कि ये थोड़ा सा नीचे इसको अभी, लेकिन ख़रीदारी का सही टाइम नहीं है, नीचे इसको आना ही चाहिए। और यहाँ जब 90 और 100 के लेवल पे आ जाएगा तब ख़रीदारी हम करेंगे 100 रुपये के रिस्क रिवार्ड रेशियो के लिए। तो ये था मेरा आज का एनालिसिस। कल का मार्केट, बॉन्ड मार्केट और डॉलर इंडेक्स को देखते हुए खरीदारी करिएगा। तो वीडियो में अंत तक बने रहे, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन कल का दिन सबसे बड़ा दिन है, कल थर्सडे है, निफ्टी की एक्सपायरी भी है, और फ्राइडे जो है परसों, यानी कि क्या रहेगा, इस वीक का आखिरी दिन रहेगा। तो इसीलिए सूझबूझ से समझदारी से ट्रेड में बने अपनी पोजीशन बनाइएगा, क्योंकि क्या है अभी मूल माहौल थोड़ा सा नेगेटिव ही चल रहा है इजराइल और हिजबुल्लाह की वजह से, क्योंकि एशिया पर पूरी टेंशन का माहौल बना हुआ है। क्योंकि इजराइल अभी मानने वाला वैसे नहीं है। अभी आपने देखा होगा कि इजराइल के ऊपर जो अटैक करता है उसको वो छोड़ता नहीं है। अब ईरान ने अब डायरेक्ट अटैक कर दिया है, तो इसलिए टेंशन बढ़ सकती है। तो थोड़ा सा सब्र करिए, और सब्र करने के बाद ट्रेड बनाएंगे तो हमें एक जो है एक अच्छी पोजीशन, एक अच्छे लेवल पे जब सपोर्ट मिल जाएगा तब हम खरीदारी करके जाएंगे, तो ज़्यादा बेटर रहेगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप सभी का दिन शुभ रहे। जय श्री राम, राधे राधे, जय श्री राम।